नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 मई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, एक द हिंदू से, बाकी 2 दूसरे न्यूज़पेपर से। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे प्रोहिबिशन ऑफ लिकर से संबंधित, यानी शराबबंदी से संबंधित। डिटेल से जानेंगे क्या बैकग्राउंड है, दूसरे देशों में शराबबंदी का क्या स्टेटस है, इंडिया में क्या स्टेटस है, फ़ायदे नुकसान, क्या करना चाहिए, सब कुछ। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अभी फ़िलहाल देखो वर्ल्ड सिचुएशन को देखते हुए इंडिया के पास अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी है, उसको इंडिया कैसे भुना सकता है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का, ये स्कूल ड्रेस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रोहिबिशन ऑफ लिकर यानी शराबबंदी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, बिहार में और देश के कुछ दूसरे राज्यों में अभी फ़िलहाल शराबबंदी है। हुआ क्या, पिछले साल नवंबर में बिहार के चीफ मिनिस्टर और कुछ जो इम्पोर्टेंट पब्लिक सर्वेंट्स हैं ना, उन्होंने ये शपथ ली कि वो शराब को ना तो कंज्यूम करेंगे और अपनी ड्यूटी भी जो है वो ठीक से निभाएंगे, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है तो उसे मतलब ठीक से इन्फोर्स करेंगे। उसके बाद उसी दिन बिहार के जो डीजीपी हैं ना, उन्होंने भी पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद जो पुलिस पर्सनल है ना, उनको ये शपथ दिलवाई कि वो शराब को कंज्यूम नहीं करेंगे और लीकर का जो प्रोहिबिशन है यानी शराबबंदी है उसे ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो, कई सारी स्टडीज़ के अनुसार बिहार में जो शराबबंदी है ना, इसने काफ़ी पार्शियल सक्सेस को अचीव किया है, यानी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे अचीव नहीं कर पाई है बिहार की सब शराबबंदी। यो अल्कोहल पे जो बैन है ना, ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल इशू है। मतलब ये एक ऐसा इशू है जिस पर इलेक्शन जीते जाते हैं, लड़े जाते हैं, बट इसे इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। अगर देखो प्रोहिबिशन का हम मतलब जाने, मतलब आपको एग्जाम में लिखना हो, लीगल प्रिवेंशन ऑफ द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक बिवरेजेस, मतलब बियर, अल्कोहल, रम, विस्की, सारे जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो प्रोहिबिशन में सिर्फ शराब पीने की मनाही नहीं होती, शराब को मैन्युफैक्चर करना, स्टोर करके रखना, ट्रांसपोर्ट करके रखना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल, कंजप्शन, सब पर बैन होता है। और शराबबंदी का जो इतिहास है ना, काफ़ी पुराना है। ऑलमोस्ट 200 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में एंटी लीकर मूवमेंट चली थी और यूएस में चर्चेस के द्वारा भी एक एब्स्टिनेंस प्लेज दिलवाई गई थी चर्च के फॉलोअर्स को। कब? 1800 के आसपास। और देखो ये मूवमेंट इंटरनेशनलाइज हो गई। वर्ल्ड प्रोहिबिशन कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी लंदन में 1909 में। तो मतलब वर्ल्ड के विभिन्न देशों के जो लीडर्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने हिस्सा लिया इस वर्ल्ड प्रोहिबिशन कॉन्फ्रेंस में। यूएस में 1920 में पूरे देश में प्रोहिबिशन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, वहाँ के 18वें अमेंडमेंट एंड नेशनल प्रोहिबिशन एक्ट की सहायता से। लेकिन देखो 13 साल बाद यानी 1933 में इस एक्ट को रिपील कर दिया गया, यानी शराबबंदी जो इम्प्लीमेंटेड थी उसे हटा दिया गया। खुले में फिर से शराब बिकने लगी, पी जाने लगी। क्योंकि देखो 1929 में ना काफ़ी बड़े क्राइसिस आए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच का जो ये समय था ना, इसमें लिबरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस हो गया था। भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है, इस वजह से ये एक्ट नलीफाई कर दिया गया यूएस में। अभी अगर हम बात करें कौन कौन से देशों में शराब बैन है, 5 कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में, जिसमें अफगानिस्तान, लीबिया, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सूडान, ये देश शामिल हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर शराब सिर्फ मुस्लिम सिटीजन्स के लिए बैन है, जैसे ब्रुनई, दारुल-इस्लाम, कोमोरो, ईरान, कुवैत, मालदीव, मोरिटेनिया, पाकिस्तान, पैलेस्टीन, सीरिया, येमेन। यहाँ पर मुस्लिम सिटीजन्स नहीं शराब पी सकते। और यूएई की बात करें, यहाँ पर भी देखो अल्कोहल की सेल जो है वो अलाउड है, एक्सेप्ट फॉर द रीजन ऑफ शारजा को छोड़ के बाकी जो यूएई है ना, वहाँ पे अल्कोहल की जो सेल है ना वो अलाउड है। अब बात करते हैं हमारे देश की। हमारे देश में तो देखो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये स्टेट लिस्ट में आता है, एंट्री नंबर 51। तो स्टेट्स के पास पावर है शराब के ऊपर कितना टैक्स लगाना है, शराब को बैन करना है या फिर अलाउ करना है, सब स्टेट्स के ऊपर है।
अभी देखो इन राज्यों में शराब पूरी तरह से बैन है, जैसे गुजरात, बिहार, नागालैंड, मिजोरम, और पार्शियल बैन्स हैं कुछ जगह पे जैसे लक्षद्वीप, मणिपुर। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट में बैन लगा के देखा था, जैसे हरियाणा ने, तमिलनाडु ने, केरला ने, इन्होंने बैन लगा के देखा लेकिन इफेक्टिव साबित नहीं हुआ तो फिर हटा दिया। अब हम बात करें फ़ायदे क्या हैं शराबबंदी के, यानी किस लॉजिक के आधार पर, किस रैशनल के आधार पर शराबबंदी की जाती है। सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट। बचपन से सुनते आए हैं शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लीवर और किडनी खराब हो जाता है शराब पीने से। WHO के अनुसार 200 से अधिक बीमारियां हो जाती हैं शराब के सेवन करने से। हर साल 3 मिलियन डेथ्स हो जाती हैं पूरे वर्ल्ड में हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। याद कीजिए संविधान का आर्टिकल 47 क्या है। आर्टिकल 47 स्टेट्स को आदेश देता है कि वो स्टेप्स लेंगे न्यूट्रिशन इंडिविजुअल्स में, हमारे देश के सिटीजन्स में न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। ये भी बोला जाता है स्टेट प्रयास करेंगे कि जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, नशा करने वाले ड्रिंक्स, जैसे ये शराब नशा करने वाली है ना, इन पर बैन लगाने की कोशिश करेंगे सरकार। इसके अलावा शराबबंदी से ना जेंडर वायलेंस कम होता है क्या, ये तो देखो आप सीधा सीधा अंदाज़ा लगा सकते हो। आपने देखा होगा कई बार घर में जो मेल हैं, हस्बैंड वगैरह हैं, वो शराब पी के आते हैं तो बाद में घर की जो महिलाएं हैं, खास करके वाइफ्स, उनको मारते पीटते हैं। शराबबंदी होती है तो जेंडर वायलेंस जो है वो कम हो जाता है। ये बिहार का डेटा भी दिया हुआ है। 15 से 49 ईयर्स के एज गैप में सर्वे किया गया था। 40% महिलाओं ने कहा कि उन्होंने पिछले 1 साल में फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल वायलेंस को झेला है। और स्टडी ये भी कहती है शराबबंदी के बाद 28.9% जो क्राइम्स है ना महिलाओं के अगेंस्ट, वो कम हुए हैं। और बात सिर्फ देखो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम की नहीं है, इवन सोसाइटी में ओवरऑल क्राइम भी कम हुए हैं। मतलब ये बिहार का डेटा है एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, कि बिहार में शराबबंदी के बाद किडनैपिंग और फिरौती की जो घटनाएं हैं उसमें 66.6% की कमी आई, मर्डर केसेस में 28.3% की कमी आई। अब देखो इसके लिए सिर्फ शराबबंदी रिस्पॉन्सिबल है ये तो पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये स्टडी है जिसको आप कोट कर सकते हो। स्टडी पे बेशक सवाल उठ सकते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रेस, बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जिसमें जो हस्बैंड्स हैं या फिर मेल मेंबर्स हैं बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं शराब पर, और शराब पीने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इस वजह से वो काम भी नहीं करते। नुकसान ही नुकसान है, मतलब इकोनॉमिकली देखें तो। अगर शराब के ऊपर खर्च किया गया पैसा बचाती हैं फैमिलीज, तो उसको काफ़ी प्रोडक्टिव ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे एजुकेशन के लिए। अब बात करते हैं शराबबंदी के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले राइट टू चॉइस। देखो अगर किसी को पीना है, किसी को नहीं पीना है, ये इंडिविजुअल की मर्जी है ना। स्टेट इंडिविजुअल्स की मर्जी में इंटरफेरेंस कर रहा है शराबबंदी इंप्लीमेंट करके। दूसरा इकोनॉमिक लॉस, सरकार शराबबंदी को इंप्लीमेंट करती है, इतना सारा सरकार को रेवेन्यू लॉस हो जाता है। अगर सरकार को वही रेवेन्यू मिलता तो न जाने कितनी फार्मिंग फैमिलीज या फिर दूसरे जो गरीब परिवार हैं उनको सहायता दी जा सकती थी उस रेवेन्यू की सहायता से। और शराब इंडस्ट्री में देखो बहुत सारे वर्कर्स भी तो काम करते हैं ना, लाखों वर्कर्स काम करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अल्कोहल की जो प्रोडक्शन है बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है, और शराबबंदी की वजह से टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे गुजरात में बैन है, बाहर का कोई विदेशी नागरिक गुजरात में मान लीजिए पीना चाहता है तो उसे अवेलेबल नहीं होगी, तो टूरिज्म पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आगे है बूटलेगिंग। बूटलेगिंग होता है अवैध शराब की बिक्री। देखो बेशक शराब बैन हो लेकिन अवैध शराब की बिक्री होती रहती है। अब जैसे बोला जाता है कि गुजरात में नाम का बैन है, बिहार में नाम का बैन है, जिसको पीनी है उसको आसानी से अवेलेबल हो जाती है, उसको पता है शहर में किसके पास में है, वो जाके ले लेता है। तो इस प्रकार से अवैध शराब की बिक्री जो है वो चलती रहती है। और एक नुकसान ये भी होता है ना, नकली शराब बनने लगती है, और नकली शराब पीने की वजह से तो लोगों की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो शराबबंदी ये सिर्फ ना एक पॉपुलिस्ट मेजर है वोट हासिल करने के लिए, खास करके वुमेन वोटर्स को लुभाने के लिए। शराबबंदी की वजह से जुडिशियल बर्डन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 के ऑलमोस्ट 2,14,000 केसेस अभी
जुडिशरी के सामने पेंडिंग है। अब करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लोकल जो पुलिस है ना वो माफिया के साथ, शराब माफिया के साथ गठबंधन कर लेती हैं। शराब माफिया शराब बेचते रहते हैं, पुलिस को उनका हिस्सा मिल जाता है, लेकिन नुकसान हुआ सिर्फ शराब को, सरकार को। और पहले जैसा चल रहा था, जिसको शराब पीनी है उसको आसानी से अवेलेबल हो जाती है, उसको कई बार महंगी भी मिलती है क्योंकि वो ब्लैक मार्केट से खरीदता है। नेक्स्ट है डायनामिक मोडस ऑपरेंडी। जो शराब माफिया होते हैं ना, काफ़ी डायनामिक मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ियां चेंज करते रहते हैं, स्टोर करने की जो जगह है वो चेंज करते रहते हैं, प्रोडक्शन की जो जगह है वो भी चेंज करते रहते हैं, इसलिए पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती चाह के भी। नेक्स्ट है स्पोर्ट बाय द नेबरिंग रीजन। अब जैसे देखो गुजरात में बैन है, लेकिन मध्य प्रदेश से शराब सप्लाई हो जाती है गुजरात में, बिहार में बैन है तो झारखंड से आ जाती है, अब दमन से भी आ जाती है गुजरात में। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है। एवरेज जो पर कैपिटा शराब का कंजप्शन है ना हमारे देश में पर एनम, वो 4.3 लीटर है, लेकिन दमन में पता कितना है? 56 लीटर पर एनम। मतलब दमन के लोग क्या इतना ज़्यादा शराब पीते हैं कि एक पर्सन वहाँ पे एवरेज तौर पर 56 लीटर शराब कंज्यूम कर लेता है? नहीं, दमन से शराब जाती है गुजरात में। उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूज सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स। अब देखो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं हमारे देश में, अब उनको लगता है कि जल्दी से पैसा बनाने का एक ये जरिया है नकली शराब या फिर शराब की इलीगल सप्लाई करना, इसलिए वो झांसे में आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं, उनका भविष्य खराब हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो जो स्टेट्स शराब बंदी को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, वो एक बात ये नहीं सोचते, जिन लोगों को एडिक्शन है ना शराब की वो तो पिएंगे ही, तो सिर्फ सप्लाई कट करने से काम नहीं चलेगा। जिनको एडिक्शन है वो कुछ दूसरा रास्ता खोजेंगे, नशा उनको करना है, वो शराब से नहीं मिलेगा तो ड्रग से करेंगे, किसी और से करेंगे। तो ये जो स्टेप है ना, ये जो तरीका है वो कारगर नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो कोरेक्टिव मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट, आप लॉज फ्रेम करो ताकि लोगों में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को इंश्योर किया जा सके। सेकंड, पूरे देश में जो ड्रिंकिंग एज है ना वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, कहीं पे 18 साल है, कहीं पे 21 साल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन रूल्स को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट, जो पब्लिक में शराब पी के आता है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस करता है, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में शराब पी के ड्राइव करता है, ऐसे ऑफेंसेस पर ना टफ लॉज बनाए जाएं ताकि लोग ऐसा ना करें, डेटरेंस क्रिएट हो। चौथे नंबर पे, शराब के बिकने से सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है ना उसका एक हिस्सा सोशल एजुकेशन और डी एडिक्शन के लिए यूज किया जाए। मतलब लोगों को अच्छे ढंग से पता होना चाहिए शराब पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, रेवेन्यू का एक हिस्सा अवेयरनेस के लिए यूज किया जाए। देखो लास्ट में बोला जाता है शराबबंदी एक आइडियल सॉल्यूशन नहीं है अल्कोहल के ओवर यूज को रोकने के लिए और हार्मफुल इम्पैक्ट्स को रोकने के लिए। कई सारी स्टडीज में ये बात सामने आई है कि शराबबंदी को इंप्लीमेंट करना ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है बहुत बार। इसलिए पॉलिसी मेकर्स को अच्छा जो व्यवहार है, अच्छा टेम्परामेंट है लोगों में, उसे प्रमोट करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया शराबबंदी से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है आज का वो इंडियन एक्सप्रेस का है, इंडिया के एक्सपोर्ट से संबंधित। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2021 में इंडिया का जो ट्रेड है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें यानी गुड्स की बात करें 9.8% की बढ़ोतरी देखने को मिली, और कॉमर्शियल सर्विसेज का जो ट्रेड है इंडिया का वो 15% तक बढ़ गया। एक्सपोर्ट हाईएस्ट रहा अभी तक का $419 बिलियन, और ये गुड्स के एक्सपोर्ट की हमने बात की। सर्विसेज का एक्सपोर्ट कितना रहा? $250 बिलियन। देखो ये आंकड़े ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इंडिया के लिहाज से अगर हम देखें, क्योंकि वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम जो है ना वो 2022 में 3% इंक्रीज होगा WTO के डेटा के अनुसार, और 2023 में वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम ग्रो होगा बाय 3.4%। लेकिन देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे ना उससे पहले जो वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम होता था ना वो वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से ऑलमोस्ट डबल होता था। मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स। जैसे देखो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 3%, तो वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम ना
उसकी ग्रोथ रेट होती थी 6%, यानी जितनी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट उसका डबल होता था वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम की ग्रोथ रेट। लेकिन 2022-23 में ऐसा नहीं है। 2022-23 में ये रेशो डबल नहीं होगी, ये होगी 1:1/1। इसका रीजन क्या है? रीजन है एक तो जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट काफी खराब है, यूक्रेन वार, महामारी, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई हैं महामारी के कारण और यूक्रेन वार के कारण, ये सब रीजंस हैं। देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है इस प्रतिकूल सिचुएशन में ना इंडिया के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। कैसे? अब यूक्रेन और रशिया ये ना बहुत फूड ग्रेन्स की सप्लाई करते हैं। जैसे यूरोप जो है ना अपने फूड ग्रेन्स के लिए बहुत हद तक रशिया और यूक्रेन पे डिपेंडेंट है। इवन अफ्रीका की जो फूड सिक्योरिटी है ना वो भी यूक्रेन पर निर्भर है, यूक्रेन और रशिया पर। जैसे 25 कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज ऐसे हैं जो अपना 1/3 वीट जो है ना रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं, और इसमें से 15 तो ऐसे हैं जिनका 50% से ज़्यादा जो वीट है ना वो रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट होता है। अब ये इन देशों के बीच तो वार चल रहा है, ये ज़्यादा वीट का एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है, तो इंडिया के पास एक बहुत बढ़िया मौका है अपने वीट एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने का। उसी प्रकार से श्रीलंका जो बहुत ज़्यादा चाय एक्सपोर्ट करता है, 300 मिलियन किलोग्राम एनुअली, 98% जो अपना प्रोडक्शन है ना श्रीलंका टी का वो एक्सपोर्ट कर देता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का, इंडिया एक साल में 900 मिलियन किलोग्राम टी प्रोड्यूस करता है। तो इंडिया के पास अच्छा मौका है, क्योंकि श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हैं। श्रीलंका में इस साल टी का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा। श्रीलंका में चूंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी की भी भारी कमी देखने को मिली इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण, तो वहाँ पे ना टेक्सटाइल का प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हो उसका। इलेक्ट्रिसिटी कम पैदा हुई, पावर कट्स लगते रहे, तो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ। तो कई सारे ब्रांड्स जो अभी श्रीलंका में मौजूद हैं जैसे जारा, H&M, वो अब इंडिया की तरफ देख रहे हैं वॉइड को भरने के लिए, यानी श्रीलंका में जो प्रोडक्शन कम हुई है ना उसे भरने के लिए इंडिया की तरफ वो देख रहे हैं। वैसे तो बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया ये भी टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है एज कंपेरिजन टू इंडिया के अपेक्षाकृत। और चाइनीज़ फैक्ट्रीज भी बंद हैं कोविड की महामारी के कारण। वहाँ पे अभी वेव चल रही है ना कोविड की, पता नहीं कौन सी, चाइना ने क्लैरिफाई नहीं किया है। लेकिन एक बात बोलूँ आपको, ये ना खास करके श्रीलंका कि जब हम बात कर रहे हैं ना ऐसा फील आ रहा है मुझे कि दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाना। जैसे श्रीलंका में इनके देश में बेचारों के हालात ख़राब हैं तो ये नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फ़ायदा उठा लें इस सिचुएशन का। पता नहीं क्यों ऐसा फील सा आया, इसलिए बताया आपको। तो अच्छा, उसके बाद ना कुछ पॉइंट्स बताते हैं राइटर कि ये स्टेप हम उठा सकते हैं अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। सबसे पहले ना आप नॉन टैरिफ बैरियर पर काम करो। जैसे देखो SPS सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स हैं। बहुत बार ना यूरोप के कुछ देश क्या करते हैं, गलतियां निकाल दी कि इंडिया के आम में ना क्वालिटी नहीं है, मतलब क्वालिटी इश्यूज हैं, सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, तो इस वजह से वो ना इंडिया के आम के इंपोर्ट पर बैन लगा देते हैं। ये है नॉन टैरिफ बैरियर। तो इंडिया को ना इस पे काम करना चाहिए कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे जाएं। ऐसा ना हो कि इंडिया के प्रोडक्ट्स पे वो बैन लगा दें, ये नॉन टैरिफ बैरियर लगा दें इन SPS रिक्वायरमेंट्स का सहारा लेके। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, इंडिया ना कुछ फर्म्स के साथ साइंटिफिक कोलैबोरेशन कर सकता है। जैसे ये जो फर्म्स है ना पहले से इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले माल की जांच करेगी और पता लगाएगी कि इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाला जो माल है वो इन रिक्वायरमेंट्स पर, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स पर खरा उतरता है ना, ताकि वहां पे जाके इश्यू ना आए, इंडिया से ही माल चेक कर लें हम। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल जो टी बोर्ड्स है ना, जो ट्री पे R&D करवाते हैं, ट्री के ट्रेड पर ध्यान देते हैं, एक्सपोर्ट पर ध्यान देते हैं, ये ना काफ़ी समय से बड़ा रोल अपना मांग रहे हैं, ऑटोनॉमी मांग रहे हैं कि वो इस सेक्टर में अच्छे से प्रमोट कर सकें, टी को रिसर्च कर सकें, डेवलप कर सकें। तो ना इन ट्रेडिशनल जो टी बोर्ड्स है ना, इन पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, इनको कुछ पावर्स दे दी जाएं, इनका अच्छे से फ़ायदा उठाया जाए। इसके अलावा प्रपोज टी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जो है इसकी भी जल्दी से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ हमारा इंटीग्रेशन होना चाहिए अच्छे से। इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन करें दूसरे देशों के साथ, और बड़ी बड़ी पार्टनरशिप जो है ना वो भी साइन करें। जैसे RCEP था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, वो हमने साइन किया नहीं, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। इस प्रकार से बड़े बड़े जो पार्टनरशिप या फिर एग्रीमेंट्स होते हैं ना वो भी इंडिया साइन करें। नेक्स्ट,
टैरिफ रेट्स फॉर इंटरमीडियरीज इनपुट। इंटरमीडियरीज इनपुट जैसे देखो मोबाइल फ़ोन है, अब मोबाइल फ़ोन के जो इनपुट है ना, यानी रॉ मटेरियल है, डिस्प्ले अलग से, बैटरी अलग से, ये जब इंडिया में इंपोर्ट होते हैं ना, तो इन पर कम टैरिफ लगाए जाएं, ताकि ये कम टैरिफ के साथ ये सस्ते इंडिया में इंपोर्ट हो जाएं, यहाँ पे इनकी असेंबलिंग हो जाए। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यानी फाइनल प्रोडक्ट नहीं, बीच के प्रोडक्ट जो हैं, बीच का रॉ मटेरियल, इन पे टैरिफ नहीं लगना चाहिए या फिर कम लगना चाहिए। लेबर मार्केट रिफॉर्म्स आए हैं, लेकिन अभी तक उसका फ़र्क नहीं दिखना स्टार्ट हुआ है। तो सरकार ये भी इंश्योर करें कि जो लेबर मार्केट के रिफॉर्म्स हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट हों, और प्रोएक्टिव एफडीआई पॉलिसी सरकार लेकर आए ताकि एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा आए हमारे देश में। लास्ट में बोला जाता है, देखो एक्सपोर्ट जो है ना, वो छोटे छोटे और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे पावर की कितनी अवेलेबिलिटी है, लॉजिस्टिक्स कैसे हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ें पहुंचाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। जैसे अभी देखो कोल की कमी हो गई बहुत ज़्यादा, पावर क्राइसिस चल रहे हैं हमारे देश में, अगर ये सिचुएशन रही तो फिर कैसे एक्सपोर्ट बूस्ट होगा। तो इन छोटे छोटे फैक्टर्स पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए अगर सरकार अपना एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहता है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है ना, वो ड्रेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जो हिजाब वाली कंट्रोवर्सी थी ना, उससे संबंधित पॉइंट्स तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन कुछ दूसरा जो पॉइंट्स निकल के आते हैं ना ड्रेस वाले, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, पहले ना इंडिया में गुरुकुल वगैरह हुआ करता था, तो इंडिया में ड्रेस का उतना चलन नहीं था बहुत ज़्यादा। यूरोपियन कंट्रीज़ में ड्रेस सिस्टम का चलन स्टार्ट हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया, तो धीरे धीरे इंडिया में भी आ गया। इवन आज़ादी के बाद रूरल एरियाज़ में ना ड्रेस का इतना चलन नहीं था, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा था, और ये माना जाता था शुरू में कि जो अमीर लोग हैं ना, वही उनके बच्चे ही ड्रेस को अफोर्ड कर सकते हैं। अब गरीब बच्चे तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, तो ये एलिटिज्म का सिंबल माना जाता था ड्रेस वगैरह। शुरू में तो सिर्फ ड्रेस कोड दे दिया जाता था स्कूलों के द्वारा कि ये ड्रेस कोड आपको पहनना है, लेकिन ड्रेस कोड ना एक वाइड टर्म होती है, क्या पहन सकते हो क्या नहीं पहन सकते। ड्रेस कोड तो एक प्रकार से डूज एंड डोंट्स होता है, लेकिन यूनिफॉर्म बिल्कुल स्पेसिफिक बता दिया जाता है कि आपको यही पहनना है, इस कलर की शर्ट ऐसी होनी चाहिए, वी कलर की नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बता दिया जाता है कि ऐसे ही कपड़े आपको पहनने हैं। बच्चों के पास फिर इनोवेशन का कोई स्कोप नहीं होता। ये भी जरूरी है, क्योंकि ड्रेस कोड में भी ना पहले क्या हुआ था, कुछ वो बच्चे जो ज़्यादा फैशन को पसंद करते हैं या फिर जिनके पास पैसा है, वो ड्रेस कोड का फ़ायदा उठा के कुछ बढ़िया डिज़ाइन बनवा लेते थे, जिससे बाकी बच्चे थोड़े इंफीरियर फील करते थे। तो इसलिए ना स्कूलों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल यूनिफॉर्म बताना स्टार्ट कर दिया कि आपकी ये यूनिफॉर्म है, इसके साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और अभी भी देखो स्कूल क्या करते हैं, यूनिफॉर्म के नाम पे बहुत बार बच्चों को ठगते हैं कि आपको ये यूनिफॉर्म पहननी है और इसी दुकानदार से खरीदनी है, इसी शॉपकीपर से। और स्कूलों का ना शॉपकीपर के साथ में टाई अप होता है, कमीशन लेते हैं वो। तो वो जो शॉपकीपर होते हैं बच्चों से भारी भरकम पैसा वसूलते हैं यूनिफॉर्म के नाम पर। वैसे देखो यूनिफॉर्म के काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। यूनिफॉर्म स्कूल स्टूडेंट्स में एक डिसिप्लिन लेके आता है, डेली मतलब डिसिप्लिन का भाव आता है, सेम वो कपड़े डेली बेसिस पे पहनते हैं। और उसके अलावा यूनिफॉर्म की वजह से इक्वलिटी भी प्रमोट होती है कि जब देखो सभी बच्चों की जो यूनिफॉर्म है सेम होगी, तो उनको लगेगा कि हाँ सब बराबर हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्शन का हो, कोई ऊपर नीचे नहीं है। बट देखो लास्ट में यही बोला जाता है कि यूनिफॉर्म की वजह से ना किसी की एजुकेशन प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जैसे कर्नाटक के केस में देखने को मिला था कि कुछ स्टूडेंट्स को रोक दिया गया था, वो बच्चे भी अड़ गए थे कि उन्हें यही यूनिफॉर्म पहननी है, जैसे हिजाब पहन के जाना है, तो उन्हें पेपर देने से रोक दिया गया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन बच्चों का तो भविष्य खराब हो गया ना, जो बच्चे पेपर नहीं दे सके, उनका कम से कम 1 साल खराब हो गया। कुल मिला के फोकस जो होना चाहिए ना एजुकेशन पे होना चाहिए। यूनिफॉर्म के मामले में हाँ रूल्स ज़रूरी हैं, लेकिन यूनिफॉर्म्स की वजह से बच्चे एजुकेशन से वंचित ना रह जाएं, इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।